बच्चों लोग प्रीवियस क्लास में लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स पे हम लोग का डिस्कशन चल रहा था रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, तो ध्यान दोगे, अगर आपके सामने एक रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट ए है जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में। ठीक, तो हम क्या बोले यहाँ पे ए जो है ए कंज्यूम हो रहा है, ए कंज्यूम हो रहा प्रोसेस में, और बी क्या रहा है, बी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो टाइम के साथ क्या होगा, ए का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और बी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो होता क्या है कि अगर पूछा जाएगा कि ए के कंजम्पशन का रेट क्या है, यानी ए किस रेट से कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि रेट ऑफ ए, आप बोल सकते हो ए होगा डी माइनस डी ए बाई डी टी। तो यहाँ पे माइनस का फट इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि आपका रिएक्टेंट ए है जो कि कंज्यूम हो रहा प्रोसेस में, तो जो डी का साइन होगा वो निगेटिव होगा। चेन का साइन नेगेटिव होता है, उसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर माइनस लगाया हुआ है बस। ठीक है, तो ए के कंज्यूम होने का रेट होता है माइनस डी बाई डी टी। अगर आप देखोगे फाइनाइट चेंज, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर जब भी हम बोलते हैं कि डी है, डी का मतलब होता है उस इंस्टेंट पे रेट क्या है, और आपसे पूछा जाएगा कि नहीं हमको एवरेज बताओ, ए के कंज्यूम होने का एवरेज रेट क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा मतलब एवरेज, रेट एवरेज, यानी ए के कंज्यूम होने का एवरेज रेट क्या है, और अगर वर्ड हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि उस इंस्टेंट पे रेट क्या है। इसको बोलते हैं रेट इंस्टेंटेनियस, रेट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ध्यान दोगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए से बी में रेट को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, ध्यान देना। तो इस रिएक्शन में आपका ए कंज्यूम हुआ और बी फॉर्म हुआ, तो ए के लिए होगा, तो ए कंज्यूम हो रहा है तो उसका रेट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस क्यों, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना था हमको। बी फॉर्म कर रहा है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ बी, फॉर्मेशन ऑफ बी हो जाएगा डी वी बाई डी टी। क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। अब ध्यान देना, अगर आपका एक कंज्यूम होगा तो एक बी फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ ए का कंजम्पशन और रेट ऑफ बी का फॉर्मेशन दोनों बराबर है, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, यानी दोनों में रिलेशन क्या होगा, ऐसा होगा। तो अगर रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी को देखा तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान दोगे, तो यहाँ पे आपके पास एक रिएक्टेंट है आर जो कन्वर्ट पी में। तो रेट को हम क्या लिखते हैं बेसिकली, तो बता चुके रेट क्या होता है, डेल्टा ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो केमिकल रिएक्शन में किसका चेंज निकालते हैं, तो चेंज निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन का। किसका निकालते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, तो रेट में जो ऊपर डेल्टा चेंज किसका होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन का होता है। तो यहाँ पे क्या डेल्टा है, मोलरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा टी। ठीक, अब ध्यान दोगे, जो आपका आर से पी है, ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू अदर साइड। इसका मतलब ध्यान देना कि जिस रेट से आपका आर कंज्यूम हो रहा है उसी रेट से क्या हो रहा है, आपका पी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, तो अब जब किसी रिएक्शन का रेट मेजर करते हो तो आप आर के रिस्पेक्ट में मेजर करो या पी के रिस्पेक्ट में मेजर करो, आपका रेट सेम आना चाहिए। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो हमसे ये नहीं इस रिएक्शन का रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो बोला गया कि रेट जब हम मेजर करते हैं किसी रिएक्शन का, तो हम पी को लेकर मेजर करें या आर को लेकर मेजर करें, मैं रेट का वैल्यू सेम आना चाहिए। वो यहाँ लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल फ्रॉम आइदर साइड होना चाहिए। यानी रिएक्शन जो होगा वो आप रिएक्टेंट को लेकर मेजर करो या प्रोडक्ट को लेकर मेजर करो, आपका सेम होना चाहिए।
अब ध्यान ना, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं समटाइम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो रेट के लिए एक और वर्ड कभी कभी यूज किया जाता है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना, आपका 2A गिव्स B। अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन है तो आपसे पूछा जाएगा कि रेट ऑफ ए क्या होगा, रेट ऑफ ए क्या होगा। ठीक, ध्यान देना, 2A गिव्स B में, इस रिएक्शन में आप ध्यान दोगे रेट ऑफ ए क्या होगा। तो रेट ऑफ ए आप लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि ए यहाँ पर रिएक्टेंट है तो आप वो माइनस ए बाई, जब भी रिएक्टेंट होगा तो माइनस एन लगा देना। ठीक है, डी बाई डी टी में माइनस एन लगा देना आपको जब भी रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे माइनस मिसिंग है, इसको आपके नोट्स में आप ऐड कर लेना है, माइनस होगा। तो ए चूंकि रिएक्टेंट है तो उसका रेट होगा माइनस डी बाई डी टी। बी प्रोडक्ट है तो उसका रेट क्या होगा, उसके बी फॉर्म कर रहा है तो रेट ऑफ बी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो हो जाएगा डी बाई डी टी, हो जाएगा डी बाई डी टी। ठीक है, तो ए के कंजम्पशन का रेट, ए क्या है, आर ए क्या है, ए है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, यानी ए के कंज्यूम होने का रेट आपके पास दिया हुआ है माइनस डी बाई डी टी। ठीक है, आर बी क्या है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा जी, और अब देखो तो यहाँ पे देखोगे तो 2A अगर कंज्यूम होगा तो एक बी बनेगा, 2A कंज्यूम होगा तो एक बी बनेगा। इसका मतलब क्या है, बी का जो फॉर्मेशन रेट है वो ए के कंजम्पशन रेट का आधा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि रेट ऑफ ए जो होगा वो डबल होगा रेट ऑफ बी से। तो ए रिलेशन बोल सकते हैं हम। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ ए और बी में रिलेशन क्या है, तो बी का रेट का डबल होगा रेट ऑफ ए, यानी बी जिस रेट से फॉर्म कर रहा है उसके डबल रेट से क्या हो रहा है, ए कंज्यूम हो रहा है। आप ऐसा बोल सकते हैं, कैसा बोल सकते हैं, आप कोफिशिएंट चेक करो, 2A कंज्यूम होगा तो आपका एक बी बनेगा। तो इसको देख के आप सोच सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो आर ए इक्वल टू क्या होगा, तो इतना सोच सकते हैं हम लोग। अब ध्यान यहाँ पे, तो ये आर ए क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ए है, आर बी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है। तो अगर पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो बोला गया है आप क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। तो बोला गया है कि जो भी रेट होगा, जो भी रेट दिया हुआ है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। मतलब है क्या आपके पास, क्या है, आर ए इक्वल टू आर बी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर ए बाई टू इक्वल टू आर बी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं हम। यानी क्या करना है, अब देखो यहाँ पर अगर इक्वेशन से कंपेयर करो तो हम क्या किए, रेट ऑफ ए को 2 से डिवाइड कर दिए हैं और इक्वल टू रेट ऑफ बी है। तो यहाँ देख रहा हूँ क्वेश्चन में ए का जो कोफिशिएंट 2 है और बी का कोफिशिएंट क्या 1 है। तो सिंपली हम क्या किए हैं कि अगर इंडिविजुअल रेट को हम डिवाइड कर देंगे उससे कोफिशिएंट से, तो वो सब इक्वल होता है आपस में, इक्वल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो जो इक्वल रेट आएगा उसी को बोला गया है रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को बोला गया है रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपली बोला जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपका रेट है उसको डिवाइड करना उसके कोफिशिएंट से, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना, उससे कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो मान ले अगर बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो अगर आपको रेट ऑफ ए से मेजर करना तो क्या करो, रेट ऑफ ए को 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी माइनस डी बाई डी टी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। और अगर आपको बी से मेजर करना है, रेट को मेजर करना बी को यूज करके, तो सिंपली रेट ऑफ बी क्या था, डी बाई डी टी था, उसको डिवाइड कर देंगे 1 से, क्योंकि कोफिशिएंट उसका क्या है 1 है। तो इस तरीके से आप रेट निकाल सकते हो, इस तरीके से आप रेट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, चलो
नो नो सर। हाँ, अब ध्यान देना पे यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे 2a प्लस 3b गिव्स 4c। यहाँ पे एक रिलेशन आपके पास है, ठीक है। अगर इस रिलेशन बोलें कि a का रेट क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, a क्या रिएक्टेंट है आपका, तो a का रेट, b का रेट क्या होगा, तो b रिएक्टेंट है, तो a और b कंज्यूम होगा, तो रेट ऑफ a कैसे लिखेंगे, तो जब रिएक्टेंट होता है तो माइनस से लगा देना होता है, तो क्या लिखेंगे लोग, माइनस डी बाई डी, क्या लिखेंगे, माइनस डी बाई डी लिख देंगे। तो हो गया रेट ऑफ ए। रेट ऑफ बी क्या होगा, सिंपली है माइनस डी बाई डी टी लिख देंगे, माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है। रेट ऑफ सी क्या होगा, तो सी चूंकि प्रोडक्ट है तो लिखेंगे डी सी बाई डी टी, ठीक है। ये हो गया रेट ऑफ ए बी सी। रेट ए का मतलब क्या हो रहा है, ए के कंजम्पशन का रेट है, रेट ऑफ बी मतलब क्या हो, बी के कंज्यूम होने का रेट है, और सी क्या है, सी के फॉर्म होने का रेट है, सी के फॉर्म होने का रेट है, ठीक। अगर हमसे पूछा जाए कि हमको रेट ऑफ रेशन लिखना है, तो बहुत सिंपल सा है, रेट ऑफ रेशन किसको बोलेंगे, तो इंडिविजुअल रेट को डिवाइड कर दो उसके कोफिशिएंट से। तो रेट ऑफ रेशन का बात किया जाएगा तो सिंपली होगा इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, अगर आपको ए के रिस्पेक्ट में लिखना है रेट ऑफ रेशन, तो सिंपली क्या करोगे, रेट ऑफ ए को डिवाइड करोगे 2 से। आपको बी के लिए लिखना है तो क्या होगा, रेट ऑफ बी को डिवाइड करोगे 3 से, और आपको लिखना है सी के लिए तो क्या होगा, लिखोगे 4 से। तो ये होगा आपका करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो होगा करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो वही चांद लिख के दिखाया हुआ है, ए को रेट को डिवाइड कर दें 2 से, बी को रेट को डिवाइड कर दें 3 से, यानी उसे कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया गया है, तो मिल जाएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन। यानी इंडिविजुअल रेट को डिवाइड कर देते हैं और कोफिशिएंट से, तो मिल जाएगा मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इन जनरल आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, स्मॉल ए कोफिशिएंट है, तो ये आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसका अगर हम लिखे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो सिंपली क्या होगा, ए का रेट को डिवाइड कर देंगे स्मॉल ए से, यानी इसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली बी के रेट को डिवाइड कर देंगे किससे, कोफिशिएंट से। तो इस तरह से आप रेट निकाल सकते हो, सब रेट निकाल सकते हो। वही आपसे पूछेगा कि रेट ऑफ ए क्या होगा इसमें, तो सिंपली रेट ऑफ ए अगर पूछा आपसे, कुछ नहीं करना आपको बच्चों लोग, तो रेट ऑफ ए हो जाता है माइनस डी ए बाई डी टी कर देंगे, बस इतना ही करना है। रेट बी पूछा जाएगा आपसे, क्या बोलोगे आप, माइनस डी बाई डी टी कर दिया जाएगा, ठीक है। रेट सी क्या होगा, डी सी बाई डी टी कर दिया जाएगा। और रेट डी करने क्या करना है, तो क्या होगा, बाई डी टी कर देना आपको, ठीक। ये था आपका रेट निकालने का तरीका। अब ध्यान देना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि रेट का एक जनरल एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो कि डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जिसका भी निकाला उसका कॉन्सेंट्रेशन का चेंज बाई डी टी, बाहर में अगर ये जिसका आप निकाल रहे हो, जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज आप निकाल रहे हो, अगर ये हो प्रोडक्ट साइड में, तो बाहर रहेगा प्लस, और अगर ये रहेगा टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड तो होगा माइनस साइन, तो यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई उसका कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाई उसका कोफिशिएंट। ये हो गया इसका जनरल एक्सप्रेशन, ये हो गया इसका जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन में यानी रेट में अगर मान लेते हैं, यानी आपका अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी ड्यूरिंग रिएक्शन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा, जब वेसल क्या होगा, रिजिड होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये वो कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल बाई वॉल्यूम, क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम, ठीक। तो मोल ऑफ वॉल्यूम होगा, तो ध्यान देना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इस कॉन्सेंट्रेशन में हम वॉल्यूम को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखोगे तो इसको आप लिख सकते हो डी ऑफ चेंज ऑफ मोल,
जो कि वॉल्यूम था तो वॉल्यूम को बाहर ले लिए हैं, तो वॉल्यूम बाहर आ सकता है। और अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप रेट को ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस यानी आपका कोफिशिएंट और नीचे वॉल्यूम भी रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा चेंज ऑफ मोल बाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप ये सोच सकते हैं, यानी आप जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज उसको मोल का चेंज लिख सकते हैं, बाय टाइम लिख सकते हैं, अगर आपका वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि अगर गैस रहता है तो गैस के लिए आपको पता है कि पी वी इक्वल टू एन होता है। तो अब ध्यान देना, पी इक्वल टू क्या होगा, एन बाई भी कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे आर टी लिख सकते हैं। एन बाई भी क्या होगा, एन है मोल, अभी है वॉल्यूम, पे होगा कॉन्सेंट्रेशन, तो पी इक्वल टू क्या होगा, सी आर टी होगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, पी बाई आर टी। तो वही चीज़ यहाँ लिख कर दिया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन के बदले हम पुट कर सकते हैं पी बाई आर टी। तो जिसका भी अगर, यानी जब भी कोई गैस होगा तो गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं उसका प्रेशर बाई आर टी लिख सकते हैं। तो गैस के लिए अगर आपको रेट लिखना होगा तो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, प्रेशर बाई टी से। तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे आर टी हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट आर टी और डी पी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, यानी पी, क्योंकि आर टी कॉन्स्टेंट होता है, आर टी बाहर ले लिया, तो बस चेंज ऑफ प्रेशर बाय चेंज ऑफ टाइम। इसको भी आप रेट बोल सकते हो, इसको आप रेट बोल सकते हो। ये किसके लिए अप्लाई करेंगे, गैस पे। एक अप्लाई करेंगे, इसको गैस पे अप्लाई करना, आपको गैस पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं रेट ऑफ रेशन का, तो रेट ऑफ रेशन को दो तरीके से मेजर किया जाता है। रेट ऑफ रेशन को दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक होता है डिफरेंशियल फॉर्म, जो कि हम सीख चुके हैं जस्ट हम लोग सीखे हैं। जैसे मान लो कोई रेशन था ऐसा कुछ, इसका जो हम अभी निकाले थे जस्ट, कि रेट ऑफ रेशन क्या को लिख सकते हो आप लोग, माइनस डी ए बाई डी टी बाई ए माइनस डी ए बाई डी टी बाई बी डी सी बाई डी टी सी डी टी बाई डी टी का डी। ठीक है, तो ये जो हम लोग रेट लिखे हैं इसको बोला गया डिफरेंशियल फॉर्म। तो रेट ये हो गया रेट का डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो रेट को मेजर करने का दूसरा तरीका क्या होता है जी, तो अगला दिया गया है रेट लॉ। तो हम लोग को डिफरेंशियल फॉर्म लिखना आ चुका है, तो हम लोग मूव करते हैं रेट लॉ पे, कि रेट लॉ क्या होता है। तो रेट लॉ का यूज करके हम लोग कैसे रेट को लिखते हैं। तो मान लें आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, इसका हमको रेट लिखना है यूजिंग रेट लॉ। तो बोला गया है कि जो रेट होता है, रेट आपके रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन है जी, यहाँ पर रिएक्टेंट आपका ए है और बी है, आपका ए एंड बी आपका रिएक्टेंट है, आपका ए और बी क्या है, आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ए और बी अगर रिएक्टेंट होगा तो ध्यान देना, तो रेट को लिख सकते हैं ए एक्स बी वाई। ठीक है, तो रेट होता है, तो रेट को बोला गया है कि रेट जो होता है अपने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा अपने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के क्या होगा, चलो प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है, तो ए और बी आपका रिएक्टेंट है। तो बोला गया है कि ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोपोर्शनल तो होगा, उसका पावर भी कुछ होगा। तो उसका हम यहाँ पे ए का पावर एक्स लिख रहे हैं, बी का पावर वाई लिख रहे हैं। ठीक है, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू पावर सब नंबर। तो यहाँ पर नंबर में एक्स वाई लिख रहे हैं। ये जो एक्स एंड वाई है उसको हमको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, उसको हमको निकालना पड़ेगा प्रैक्टिकली। तो उसको आपको या तो क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है,
ये जो एक्स वाई है ये ए और बी नहीं है, मतलब यहाँ जो कोफिशिएंट ए और बी है ना, ए और बी मतलब कैपिटल ए एंड कैपिटल बी का जो कोफिशिएंट है वो स्मॉल ए स्मॉल बी है, और जो आपका एक्स एंड वाई है वो स्मॉल ए स्मॉल बी के बराबर हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो हम पावर लिए हैं एक्स वाई वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, कैसे निकालें उसको हम लोग सीखेंगे भी कैसे निकाला जाता है। और ध्यान देना जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है उसको उसको हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, हम के लगा देंगे। ठीक है, तो उसके प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम रेट कांस्टेंट के लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रेट कांस्टेंट के लगा देंगे। ठीक है, तो रेट कर लो के ए का पावर एक्स एंड बी का पावर वाई। ठीक, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका रेट लॉ का पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमको सीखना है कि एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस एक्स वाई एन वाई को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर हमको ये सीखना है, यहाँ बोला गया जो एक्स और वाई होता है वो आपके ए, आपका जो कोफिशिएंट है, यानी ए का जो कोफिशिएंट स्मॉल ए था और बी का कोफिशिएंट क्या था, स्मॉल बी था, तो उसके बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली जो वाई है, वाई हम जब रेट लॉ लिखें तो क्या है, एक्स एक्स जो पावर ए का है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग ए का पावर एक्स माने थे, बी का पावर हम वाई माने थे, तो जो एक्स है ए का पावर है, तो एक्स का पावर है तो क्या है, ए कैपिटल ए के कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली वाई जो होगा, वाई बी के कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बोला गया है एक्स एंड वाई आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द कोफिशिएंट, यानी जो आपका कैपिटल ए कैपिटल बी का जो कोफिशिएंट है उस पर डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पे जो एक्स है, तो अब फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन में ध्यान देना, आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या था जी, तो आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन था रेट इक्वल टू क्या निकला है, निकाले थे हम लिखे थे वो के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। तो इस एक्स को बोला गया है, इस एक्स को बोला गया है ऑर्डर, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस एक्स को हम बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। और वाई को हम क्या बोलेंगे बच्चे लोग, तो वाई को बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी एक्स वाई को ऑर्डर बोला गया है, तो एक्स को बोला गया है ए का ऑर्डर, बी वाई को बोला गया बी का ऑर्डर, और दोनों का जो सम है ना, यानी जो एक्स प्लस वाई है उसको बोला गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको बोला गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी एक्स को हम बोलेंगे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई को हम बोल रहे हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, और एक्स प्लस वाई को बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्स प्लस वाई को हम बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है। अब ध्यान देना, जब भी हम ऑर्डर का बात करते हैं तो ऑर्डर डिफाइन होता है ओनली फॉर रिएक्टेंट्स। ऑर्डर हमेशा किस लिए डिफाइन किया गया है, ऑर्डर डिफाइन किया गया हमेशा डिफाइन किया गया है ओनली फॉर रिएक्टेंट्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते बच्चों लोग। तो बच्चों लोग मैं रेट लॉ को बताया, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप उसे फिर से सुनो ध्यान से। जब भी कोई रिएक्शन अगर हम मानते हैं कि आपके पास ऐसा कोई रिएक्शन लिया हुआ है और इसको हमको रेट बताना है यूजिंग रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या बोला कि रेट होता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनल होगा। तो इस रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन कौन है, ए और बी है, तो ए और बी के रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा और आपस में वो मल्टीप्लाई होगा, और इसका जो ए और बी का पावर कुछ होगा। तो बोला गया कि ए का पावर एक्स लेते हैं, बी का पावर वाई भी लेते हैं, जो अरे पावर क्या होगा, ए वेरिएबल ले लिया हुआ है। ठीक है, तो रेट जो होता है किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, उसे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोपोर्शन होगा टू पावर सम नंबर, यानी पावर एक्स एंड वाई हम ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्स एंड वाई क्या है, तो एक क्या है हमको भी नहीं पता है, एक क्या है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन, मतलब ए एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ए एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे कैपिटल ए का जो कोफिशिएंट स्मॉल ए है और कैपिटल बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी है,
तो ये बोला गया कि जो x का वैल्यू है वो a के बराबर हो भी सकता है या भी नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली y जो है y b के बराबर हो सकता है या y b के बराबर नहीं भी हो सकता है, तो यानी y कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो यहाँ जो पावर ले रहा है ये पावर कुछ ही पॉसिबल है, डिपेंड करता है आपके रिएक्शन के प्रोसेस पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलते हैं, तो बहुत कुछ लोग तो बोलते हैं कि कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, तो नहीं, जो एक्स वाई का वैल्यू है ये कुछ भी पॉसिबल है। ये हो गया आपका रेट लॉ। अब इसमें जो प्रोपोर्शनली साइन है उसको हटाने के लिए हम लगा देंगे रेट इक्वल टू क्या होगा, के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। ठीक है, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना। अब ध्यान बच्चों लोग, तो रेट कब लिख चुके ऐसा, तो अगर आपके पास रिलेशन दिया हुआ था इस फॉर्म में, तो आपके पास रिलेशन ऐसा कुछ दिया हुआ था, इस रिलेशन का आप रेट लिख चुके हो, के ए का पावर एक्स एंड बी का पावर वाई। तो एक्स वाई को क्या बोला गया, तो बोला गया एक्स को बोला गया है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई को बोला गया है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, और एक्स प्लस वाई का सम को बोला गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोला गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्स प्लस वाई का सम को बोला गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान देना आप। अब ध्यान देना, जो ऑर्डर बताया गया है, ऑर्डर इज डिफाइंड ओनली फॉर रिएक्टेंट्स होता है। ऑर्डर जो होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होता है, रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होता है। ठीक, अब ध्यान दोगे, जो रेट होता है किस रिएक्शन का, आर से पी। तो रेट लॉ को आगे बेटर समझने के लिए पहले हमको रिएक्शन का टाइप समझना पड़ेगा। तो आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है दो टाइप का होता है, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो केमिकल रिएक्शन होगा वो दो टाइप का होता है, एक होता है एलिमेंट्री और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं जी, तो एलिमेंट्री रिएक्शन उसको बोलेंगे जो कि सिंगल स्टेप में ऑकर करता है, जो कि सिंगल स्टेप में ऑकर करेगा, ऑकर इन वन स्टेप, ऑकर इन वन स्टेप। ठीक है, तो आर से पी और ऑकर करता है क्या, सिंगल स्टेप में, नहीं क्या होता है ये सिंगल स्टेप में ऑकर कर रहा है। ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं जी, जो ऑकर करता है मल्टीपल स्टेप में, जो ऑकर करता है मल्टीपल स्टेप में। फॉर एग्जांपल अगर आपको आर से पी जाना है तो आर से पी डायरेक्ट फॉर्म नहीं करेगा, ये पहले आर से, अगर देखोगे तो पहले आर से ए बनेगा, फिर ए जो है बी और ए से बी और सी बनेगा, फिर सी और ए कंबाइन करके डी बनाएगा, और डी से पी बनता है। तो हमको बस एग्जांपल के तौर पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो आर से पी प्रोसेस है वो मल्टीपल स्टेप में टूटा हुआ प्रोसेस है, यानी इसमें मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व है, मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जहाँ पे मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व होगा उसको बोला गया है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अब ध्यान देना, जब भी आपका आपके केमिकल रिएक्शन का एक होता है आरडीएस स्टेप, आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपके केमिकल रिएक्शन का एक आरडीएस स्टेप होता है, आरडीएस स्टेप उसको बोलते हैं जो सबसे स्लोएस्ट होता है, जो सबसे स्लो होता है। तो आरडीएस स्टेप उसको बोला गया है जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो सबसे धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन का, तो एलिमेंट्री रिएक्शन होता क्या है, जो जो स्टेप है अपने पास वही होता है आरडीएस स्टेप। आपके एलिमेंट्री रिएक्शन का
जो आपके एलिमेंट्री रिएक्शन का चूंकि सिंगल स्टेप है, जब एक ही स्टेप है तो प्रोसेस वही स्टेप उसका आरडीएस होगा। आपके पास कोई कंपेयर करने के लिए और कोई स्टेप तो है नहीं, तो जो सिंगल स्टेप होगा वही इसका सबसे स्लो स्टेप होगा, वही इसका सबसे स्लो स्टेप होगा, क्योंकि प्रोसेस में एक ही स्टेप है। तो एक ही स्टेप होगा तो जो स्टेप है वही क्या होगा, उसी को हम बोलेंगे आरडीएस स्टेप। लेकिन अगर मान लेते हैं प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप हो, जैसे आर से ए गया, ए से बी गया, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका टोटल 4 स्टेप है। तो हम यहाँ पे बाई डिफॉल्ट हम बता दे रहे हैं आपको कि इस केस में हम एज्यूम कर रहे हैं, कि मेरा स्टेप आरडीएस स्टेप है। तो आपको पता होना चाहिए जब आपका मल्टीपल स्टेप होगा रिएक्शन का, तो अगर आपके रिएक्शन का मल्टीपल स्टेप होगा तो आपको उसमें से जो स्लो स्टेप है वो आपको दिया रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्टेप आपका आरडीएस स्टेप है। और यहाँ ध्यान दोगे, जो आर है, आर से पी में आपका जो आर होता है रिएक्टेंट, और पी क्या होता है, पी होता है प्रोडक्ट। तो आर होता है रिएक्टेंट और पी होता है प्रोडक्ट, ठीक है। आर होता है रिएक्टेंट और पी क्या होता है, पी होता है प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी को हम क्या बोलेंगे, तो ए बी सी डी को बोला गया है इंटरमीडिएट्स। ए बी सी डी होता है इंटरमीडिएट्स, यानी जो रिएक्शन के बीच में बनता है। तो आर हो गया रिएक्टेंट, पी होगा प्रोडक्ट, और ए बी सी डी क्या हो गया, इंटरमीडिएट्स हो गया, इंटरमीडिएट्स हो चुका है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो, चलो आप लोग को ना सर। No, sir. अब ध्यान दो क्या पे ध्यान, आरडीएस स्टेप का मतलब समझो, तो उसको समझने की हम कोशिश किए हुए हैं। तो मान लेते हैं आरडीएस स्टेप का एप्लीकेशन क्या होता है, समझे ध्यान से यहाँ पे। तो अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह का सिस्टम बना हुआ है और यहाँ से पानी डालो, यहाँ से पानी डालोगे तो पानी यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो ऊपर में हम आर बोल दे रहे हैं और नीचे बोल रहे हैं पी बोल दे रहे हैं। तो ऊपर से जब नीचे वाटर आएगा तो वाटर डिपेंड किस पे कर रहा है, ध्यान देना। तो यहाँ जो आपको जो ये आपका चैनल दिख रहा होगा, इस चैनल को हम इसको हम नैरो कर सकते हैं और ब्रॉड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर इसको हम नैरो करेंगे तो आपका पानी का रेट स्लो हो जाएगा ना, और ब्रॉड करें तो फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सिंगल स्टेप। तो सिंगल ये इसको सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो सिंगल स्टेप प्रोसेस में इस स्टेप को अगर आप ब्लॉक करोगे तो आपका रेट स्लो हो जाएगा प्रोसेस का, और इस स्टेप को अगर फास्ट करोगे तो क्या होगा, यानी इसको ब्रॉड करोगे तो क्या रेट का आपको फास्ट हो जाएगा। यानी ये जो स्टेप है ये आपके रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रहा है। यानी अगर आप कुछ ऐसा करोगे जो रिएक्शन को सपोर्ट करेगा तो रेट फास्ट हो जाएगा, और कुछ आप ऐसा करोगे जो सपोर्ट नहीं करे तो क्या होगा, रेट स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका सिंगल स्टेप प्रोसेस का एग्जाम्पल। अगर मल्टीपल स्टेप का हम बात करें तो आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान देना। तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करें ताकि आप उसको देख पाओ। तो यहाँ ध्यान देना, आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास आर है, आर से पी बना है, लेकिन बीच में क्या, बीच में ए बी सी डी है। ए बी सी डी क्या है, बीच में ए बी सी डी क्या है, आपका इंटरमीडिएट्स है, आपका इंटरमीडिएट्स है। अब यहाँ देखोगे, आप यहाँ से अगर पानी डालोगे तो पानी अल्टीमेटली कलेक्ट हो रहा है, नीचे में पानी कलेक्ट होने वाला है, नीचे में पानी आपका कलेक्ट हो रहा है। अब आपको बताओ कि कहाँ के पाइप को हल्का सा बड़ा करोगे ताकि पानी का रेट फास्ट हो जाए। आपको दिख रहा होगा आर से ए का पोजीशन है, ए से बी का है, बी से सी का है, सी से डी का है। और देखो कि कहाँ का पाइप को हल्का सा को ब्रॉड करने से पानी का रेट कंट्रोल कर पाओगे आप। यानी आपके पास अगर हम कंट्रोल दे कि स्लाइटली आप पाइप के विड्थ को चेंज कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, हल्का सा आपको चेंज करना है। अब कहाँ चेंज करोगे,
आप रेट को फास्ट करना है तो कहाँ पे आप चेंज करना पसंद करोगे? आंसर देंगे फास्ट। अगर आर में पानी आप डाल रहे हो और आपका मोटो है पी में पानी कलेक्ट कर रहा, तो अगर आपको पानी का रेट को के कलेक्शन का रेट को फास्ट करना है तो किस पाइप में आप चेंज करना पसंद करोगे स्लाइटली? जल्दी से आंसर देंगे बच्चा लोग। सी पाइप को। ठीक है, सही है क्वेश्चन प्रिया। सी से डी, जो सी से जो पी कनेक्ट कर रहा पाइप, इसको हम स्लाइटली चेंज करना पसंद करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सी से पी जो कंटिन्यू पाइप है उसको हम हल्का चेंज, क्योंकि बाकी जगह देखो, बाकी जगह स्लाइटली चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बाकी जगह फैला भी दोगे ना, तो अगर सी से पी का पाइप इतना पतला रहेगा तो पानी का रेट हमेशा स्लो ही रहेगा, वो पी में जल्दी जमा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको पी के अगर पानी के कलेक्शन के रेट को बढ़ाना है तो इस पोजीशन के पाइप को आपको के विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जगह बढ़ाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर सी से पी का पाइप अगर उतना ही पतला रहेगा तो पानी का रेट उतना ही स्लो जमा होगा जितना पहले हो रहा था। तो अगर रेट को बढ़ाना है तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा? पहले चेंज करना पड़ेगा आपको सी से पी में चेंज करना पड़ेगा। पहले आपको सी से पी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान दोगे कि पहले चेंज कहाँ करना है। अब ध्यान देना, अगर पानी यहाँ डालोगे ना तो पानी अल्टीमेटली क्या होगा, देखें ध्यान देना, धीरे धीरे पानी डालते जाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे पूरा पानी भर जाएगा, यहाँ पूरा पानी भर जाएगा और आपको चेंज कहाँ दिखेगा? तो पूरा पानी भर जाएगा और आपको चेंज बस यहाँ दिख रहा होगा। आपको दिख रहा होगा सी से पी में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी नीचे गिर रहा होगा। तो बोला गया है कि यहाँ पे टोटल कितना स्टेप था, यहाँ पे टोटल 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर तुम लंबे टाइम के लिए इसमें पानी डाल दो, तो लंबे टाइम तक पानी डाल दोगे तो क्या होगा, आपका सारे ब्लॉक में पानी भर जाएगा, बस पानी का ड्रॉप वो कहाँ दिखेगा? तो बस यहाँ दिखेगा। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जो स्टेप आरडीएस है, जो स्टेप आपका आरडीएस है, आरडीएस मतलब जो आपका स्लो स्टेप है, वहीं पे आपको विजिबल चेंज दिखेगा, बाकी जगह पे विजिबल चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाकी सारा स्टेप इक्विलिब्रियम में होगा। तो आपका जब भी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है, याद रखना, जब भी आपका मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होगा तो बोला गया है कि ऑल स्टेप आर इन इक्विलिब्रियम एक्सेप्ट आरडीएस। तो आरडीएस को छोड़ के बाकी सारा स्टेप क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। और इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट अजम्पशन। स्टेडी स्टेट अजम्पशन। तो अगर काफी टाइम तक तो पानी डालते चले जाओगे, यानी स्टेडी स्टेट जब रीच कर जाएगा तो बोला गया है कि सारा स्टेप क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा, एक्सेप्ट होगा आरडीएस। तो आरडीएस को छोड़ के बाकी सारा स्टेप क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, ये बात समझ में आप लोग को कि नहीं समझ में? आप लोग को बताएंगे फास्ट। यस सर। यस सर। ठीक है, इस बात से आप लोग कंफर्टेबल हैं कि अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है तो हम स्टेडी स्टेट अजम्पशन को यूज करके बोल सकते हैं कि आरडीएस स्टेप में बस चेंज होता है, बाकी सारा स्टेप क्या होगा? इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका होगा। बाकी सारा स्टेप इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका होगा। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एजम्पशन के बाद हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझना होता है हम लोग को लॉ ऑफ मास एक्शन का। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाएगा आपको। बस यहाँ पे मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको। तो लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया था इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए। और ध्यान देना, जो आपका इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है वो हमेशा एलिमेंट्री होता है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस हमेशा क्या होता है? एलिमेंट्री होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपको इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए दिया गया था, जो कि बोला गया है, और हर इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होता है? एलिमेंट्री होता है। यानी अगर हम बोलें कि अगर आपका ए से बी, अगर ए से बी अगर हम बोल रहे हैं कि आपका इक्विलिब्रियम में है,
अगर ए से बी अगर आपका इक्विलिब्रियम में है तो ए प्रोसेस क्या होगा, ए प्रोसेस एलिमेंट्री होगा, ए प्रोसेस क्या होगा, एलिमेंट्री होगा। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस अगर है तो उसको बोल सकते हो कि ये क्या होता है, एलिमेंट्री होता है। क्या होगा, एलिमेंट्री होगा। ठीक, ध्यान देना सामने एक रिलेशन लिखा हुआ है, ए बी, यानी ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। सी और डी क्या है, आपका प्रोडक्ट है। इसमें जो स्मॉल ए बी सी डी है ये इसका कोफिशिएंट्स है। स्मॉल ए बी सी डी क्या कोफिशिएंट है, तो बोला क्या गया कि इसमें देखोगे तो एक होता फॉरवर्ड प्रोसेस, जब ए से ए बी से सी डी फॉर्म करेगा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोसेस, और जब बैक होगा सी डी से बैक होगा ए बी पे तो उसको बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स। तो बोला गया है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस होगा, तो ध्यान देना किसी भी प्रोसेस का रेट डिपेंड करता है उसके रिएक्टेंट पे। तो हम बात करते हैं फॉरवर्ड का, तो फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए रिएक्टेंट कौन सा होगा, तो आपका जो ए और बी क्या रिएक्टेंट होगा फॉरवर्ड के लिए। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट ए और बी है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे और पावर लेंगे उसका कोफिशिएंट, पावर लेंगे उसका कोफिशिएंट, यानी यहाँ जो पावर होता है ये पावर होता है, इसका कोफिशिएंट पावर होता है। तो जब भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट का और पावर लेंगे उसका कोफिशिएंट, यानी स्मॉल ए भी पावर में आएगा। अगर हम बात करते हैं बैकवर्ड प्रोसेस का, तो बैकवर्ड प्रोसेस में आपका रिएक्टेंट कौन सा होगा जी, तो बैकवर्ड प्रोसेस के लिए रिएक्टेंट होगा सी एन डी। तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का पावर स्मॉल सी, डी का पावर स्मॉल डी, यानी जो कोफिशिएंट है वही पावर में जाएगा। ये होता है आपका, ये इसको बोला गया लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको बोला गया लॉ ऑफ मास एक्शन। और इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ऐड कर देता है। तो के मतलब रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस और के मतलब रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड प्रोसेस। ये हो गया के एफ और के बी, ये हो गया आपका के एफ और के बी। ठीक है, अब ध्यान देना जब बात करते हम रेट लॉ का, जब बात करते हम रेट लॉ का, तो रेट लॉ ध्यान देना, रेट लॉ हमेशा लिखा जाता है, रेट लॉ ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ को हमेशा लॉ ऑफ मास एक्शन के फॉर्म में लिखोगे आप। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है आप समझ में आ चुका आप लोग को। तो लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आ चुका है कि उसको सिंपली क्या करना है कि जब भी कोई प्रोसेस का रेट लिखना होता है और वो अगर एलिमेंट्री हो, लॉ ऑफ मास एक्शन किस लिए दिया गया था, तो लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया था प्रोसेस होना चाहिए इक्विलिब्रियम में और एलिमेंट्री होना चाहिए। एलिमेंट्री बोला गया था कि जो रेट होगा अपने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे के प्रोपोर्शन होगा और उसका जो कोफिशिएंट है वो पावर में जाएगा। ठीक है, ये बताया था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यही चीज़ आगे इसमें बोला हुआ है कि जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ लिखेंगे तो हम यूज करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना। सेकेंड पॉइंट याद रहेगा कि रेट लॉ हमेशा लिखा जाता है आरडीएस स्टेप के लिए। रेट लॉ इज ऑलवेज रिटन फॉर आरडीएस स्टेप ओनली। रेट लॉ इज ऑलवेज रिटन फॉर आरडीएस स्टेप ओनली। ठीक है, एंड थर्ड क्या होगा, नेवर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट। तो रेट लॉ को कभी हम लोग इंटरमीडिएट के टर्म में कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो नेवर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, रेट लॉ को हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं हम, रेट लॉ कभी भी इंटरमीडिएट के फॉर्म एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसको हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स को आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि रेट लॉ में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो रेट लॉ को हम लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ लिखा जाता है हमेशा आरडी स्टेप के लिए। रेट लॉ नेवर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ
इंटरमीडिएट रेट लॉ को हम इंटरमीडिएट टर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ को हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे। रेट लॉ को हमेशा एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब ध्यान देना, तो चलते हैं हम लोग रेट लॉ लिखना सिखाते हैं आपको। तो अगर मान लेते हैं कि आपका रिएक्शन एलिमेंट्री हुआ तो क्या होगा, अगर आपका रिएक्शन एलिमेंट्री हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं मेरा रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो हम बता चुके हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन का जो सिंगल स्टेप का रिएक्शन होता है तो वही स्टेप आरडीएस होगा। इसका रेट कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल सा है, और उसे रेट लिखोगे तो इसका यही स्टेप इसका आरडीएस स्टेप है, तो इसका रिएक्टेंट क्या ए है, और जो कोफिशिएंट है उसका 1 है तो 1 देंगे पावर में, तो ये हो जाएगा रेट। तो रेट इक्वल टू क्या होगा, समथिंग के इंटू ए का पावर 1। अगर आपका 2a गिव्स b है, इसका रेट लिखना है, एज्यूमिंग दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री, तो आप क्या करोगे, रेट लिखोगे, और इसमें रिएक्टेंट ए है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, और कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 को लेना पावर में, 2 को लेना पावर में, ये हो जाएगा आपका रेट, ये हो जाएगा आपका रेट, ठीक है। अगला रिएक्शन मानते हैं कि 2a प्लस बी गिव सी, 2a प्लस बी गिव पी, यानी 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। इसका आपको लिखना है रेट लॉ। तो ध्यान देना, जो रेट होता है इसमें ध्यान दोगे तो ए और बी रिएक्टेंट है, तो ए का कोफिशिएंट क्या है, ए का कोफिशिएंट 2 है, 2 को ले लेना, और बी का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो उसको 1 ले लेना, और यहाँ पे के लगा देना, तो ये हो जाएगा इस रिएक्शन का रेट लॉ। और पूछा जाएगा इसमें क्या ऑर्डर क्या है, तो बोलना एक ऑर्डर 2 है, बी का ऑर्डर 1 है, और ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। तो आपको ध्यान देना, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होता है वही इसका ऑर्डर होता है। जैसे यहाँ पे 1 कोफिशिएंट था तो इसका ऑर्डर 1 था, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो वही क्या है, इसका 2 है, और यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 2 है और बी का कोफिशिएंट 1 है, तो आपका जो ए का पावर 2 है और बी का पावर क्या है 1 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ऑर्डर होगा ए के लिए 2 होगा, बी के लिए 1 होगा। तो आपका एलिमेंट्री का जो ऑर्डर होता है उसके कोफिशिएंट के बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। एलिमेंट्री रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसका रेट लॉ लिखना बहुत आसान है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो कैसे काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो कैसे काम करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं एक रिएक्शन आर से पी है जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और हम एज्यूम करें इसमें क्या है, इसमें पहले आर से ए बनता है, और जो ए बनने के बाद टू ए जो देता है बी बनता है, और बी बनने के बाद क्या 2b से सी बनता है, और सी से क्या बनता है, पी बनता है, ठीक है। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आर से पी फॉर्मेशन है, आर से पी जब का स्टेप दिया हो कि आर से पहले ए बना, 2a से बी बना, 2b से सी बना, और सी से बी बना, और हम क्या बने कि जो बी से सी बन रहा है वो आपका आरडीएस स्टेप है। तो अगर ये आरडीएस होगा तो ऊपर जो भी स्टेप होगा, यानी ऊपर आर से ए बन रहा है और ए से बी बन रहा है, ये सब क्या होगा, ये सब होगा इक्विलिब्रियम में, यानी ये सब के प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम मान सकते हैं। यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे K2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, K2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इस रिएक्शन का नहीं, जो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम रेट लॉ लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको समझना है। तो बोला गया है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो आपका सारा स्टेप क्या होता है, आपका सारा स्टेप इक्विलिब्रियम में होगा। ऑल स्टेप आर इन इक्विलिब्रियम एक्सेप्ट आरडीएस स्टेप। अगर हम मान रहे हैं कि आपका एक रिएक्शन आर से पी है, आपका रिएक्शन एक आर से पी है, ठीक है,
ठीक है, जो कि अपने स्टेप में डिवाइड किया हुआ है कि पहले स्टेप में क्या हुआ कि 2r से a गया हुआ है, सेकंड स्टेप में क्या है कि 2b से 2a से b गया हुआ है, थर्ड स्टेप में क्या है b प्लस a कंबाइन करके c बना हुआ है, और फोर्थ स्टेप में क्या c से p बना हुआ है, और ए स्टेप का आपका आरडी स्टेप है, ये आपका आरडी स्टेप है। ठीक है, तो ध्यान देना इस रिएक्शन में आपका R है रिएक्टेंट, आपका R है रिएक्टेंट और P है आपका प्रोडक्ट, P है आपका प्रोडक्ट। आपको बोला गया इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखो, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन तो R से P है, लेकिन इसका स्टेप आपको लिखा हुआ है, ये पहला स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप है, और आपका फोर्थ स्टेप आरडी स्टेप है। तो हमको पता है कि जब रेट लॉ लिखते हैं तो किसके लिए लिखते हैं हम लोग, आरडी स्टेप के लिए लिखते हैं। तो रेट लॉ लिखेंगे तो आपका ये सारा स्टेप का एलिमेंट्री है, जो भी रिएक्शन हम लोग स्टेप में ब्रेक कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो मल्टीपल स्टेप होता है सारा का नेचर क्या होता है, एलिमेंट्री होता है। तो हम लिखते हैं रेट लॉ आरडी स्टेप के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो रेट हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C लिखेंगे, कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 रहेगा। ठीक है, यानी इसको K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C लिख सकते हो। लेकिन ध्यान देना ये हो गया रेट लॉ को लिख तो लिए, लेकिन हम लोग को बोला क्या गया था कि यहाँ पे रेट लॉ को हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ था ना इस रिएक्शन में जो A है, जो B है और जो C है, ये सब का सब क्या है, ये सब इंटरमीडिएट्स है। A B C क्या है आपका इंटरमीडिएट्स है। तो रेट लॉ को इंटरमीडिएट के फॉर्म एक्सप्रेस नहीं करते, हमको करना उसको करना किसके फॉर्म में होगा, हमको उसको एक्सप्रेस करना इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट करना होगा। तो हमको रेट लॉ को यहाँ हम लिख तो चुके हैं, बट यहाँ पे C क्या, C है इंटरमीडिएट, और हम मेरा मोटो क्या होगा, मेरा मोटो होगा इसको हमको एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बच लो आप लोग, एक में वेट करना। चलो अच्छे से फोकस करना, यहाँ तक में कोई दिक्कत हो पूछना मेरे से, क्योंकि अब जो बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग बच्चों लोग? सर और एक बार समझा दीजिए। ठीक है बच्चों लोग, ध्यान देना। देखो यहाँ पे अगर आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन R से P है, और ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मल्टीपल स्टेप है। तो हम क्या बोला कि R2R से A बना है पहला स्टेप में, इसका जो कांस्टेंट है उसको K1 बोला गया है। फिर 2A से B बना है, इसका कांस्टेंट को K2 बोला गया है। फिर B प्लस A मिल के 2C बना है, इसका कांस्टेंट को K3 बोला गया है। और C जो है, C से बन रहा P, यानी P मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, और इसको बोला गया आपका आरडी स्टेप है, ये आपका आरडीएस स्टेप है, यानी आपका टोटल 4 स्टेप है। यहाँ पे जो A और B और C है, तो यहाँ पे A B C क्या है, इंटरमीडिएट्स है। तो यहाँ पे A B C आर इंटरमीडिएट्स है, और आपका R रिएक्टेंट है, और आपका P क्या है, P है प्रोडक्ट, आपका P है प्रोडक्ट। R रिएक्टेंट होगा, P क्या होगा, P होगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान देना, अब आपको बोला गया इसका रेट लॉ क्या होगा। तो हम देखिए हम क्या बोला गया आपको कि रेट लॉ को लिखना होता है आरडी स्टेप के लिए, तो इसका आरडी स्टेप ये वाला है, तो इसके लिए रेट लॉ इसके लिए लिखोगे आप। तो रेट लॉ लिखो तो रेट लॉ क्या होगा, K इंटू C हो जाएगा, क्योंकि C का कोफिशिएंट क्या है, इसमें 1 है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना आपका C आपका रिएक्टेंट नहीं है, C आपका इंटरमीडिएट है। आपको यही बोला था कि रेट लॉ हमेशा एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी हमको C को चेंज करना पड़ेगा R में, यानी हमको एक्सप्रेशन को R के टर्म में लाना है। तो देखो लाते कैसे हैं, तो ध्यान देना जो पहला रिएक्शन है, जो आपको पहला रिएक्शन दिख रहा होगा, इसको आप लिख सकते हो ऐसा क्या, क्योंकि ये अगर इक्विलिब्रियम में हो तो आप लिख सकते हो K इक्वल टू K1 इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई R का स्क्वायर। इक्विलिब्रियम सब लिख सकते हो कि K1 मतलब होगा A बाई R का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम K2 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो K2 के लिए हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाई A का स्क्वायर।
ठीक है। और K3 भी अगर इक्विलिब्रियम में है, नहीं थर्ड स्टेप भी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो थर्ड स्टेप के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो K3 के लिए हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर, यानी जो प्रोडक्ट है उसको पहले लिख रहे हैं हम और रिएजेंट को नीचे लिख रहे हैं। तो B का कोफिशिएंट चूंकि 1 है तो उसका पावर 1 और A का पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका K1 K2 K3 का एक्सप्रेशन। ये लिखने का पीछे लॉजिक है कि हम ज्यूम कर रहे हैं कि तीनों के तीनों स्टेप इक्विलिब्रियम में है, RDS स्टेप को छोड़ के बाकी स्टेप क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत है इस पॉइंट तक? नो सर। ठीक है, अब ध्यान देना, अब मेरे को करना है क्या, मेरे को C को हटा के R लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देना, क्योंकि आप यहाँ तक सीख चुके हो तो आपको पता है कि C, अगर हम इसको C स्क्वायर को, तो इसको देखो यहाँ से आप सोच सकते हो, तो C स्क्वायर कब लिख सकते हो, K3 इंटू बी ए। आप C स्क्वायर के बदले क्या पुट कर सकते हो, K3 इंटू बी ए पुट कर सकते हो। ठीक, तो इससे C को क्या पुट करो, C को पुट कर सकते हो आप रूट ओवर K3 बी ए। तो यहाँ पे C के बदले हम पुट कर सकते हैं, तो रेट इक्वल टू KC था, तो C के बदले हम पुट कर सकते हैं रूट ओवर K3 बी का कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका C को हम बी और ए के फॉर्म में लेके आ गए। और ध्यान देना, यहाँ चेक करो, जो B है, देखो इस सेकंड इक्वेशन में आ जाओ, यहाँ पे इसमें आ जाओ, इसमें यहाँ से आप लिख सकते हो बी को लिख सकते हो K2 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो B के बदले हम क्या पुट सकते हैं, K2 इंटू ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे B के बदले पुट कर दो K2 इंटू ए का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली हो जाएगा, बाहर K रहेगा और अंदर रूट अंडर K3 रहेगा, और B के बदले क्या पुट करेंगे, K2 ए स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, और एक ए पहले से था, अल्टीमेटली हो जाएगा, तो K होगा रूट ओवर रूट क्या हो जाएगा, K3 हो जाएगा, K2 रूट के अंदर रहेगा, और ए का पावर क्या होगा, इसको अगर थोड़ा हटाते हैं, ए का पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग बच्चों लोग? यहाँ तक कोई नो दिक्कत सर। है? नहीं? अब ध्यान दोगे, जस्ट खत्म होने वाला, जस्ट लास्ट फोकस करोगे बस आप लोग। तो हम लोग एक टर्म लेके आ गए, बट हमको अल्टीमेटली लाना किसी टर्म में है, तो हमेशा हमको एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट यहाँ पे आर है, तो देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आ जाए, फर्स्ट इक्वेशन पे, इस पे आप फर्स्ट पे आ जाए, फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पे क्या होगा, तो यहाँ पे K1 इक्वल टू क्या है, A बाई आर स्क्वायर है, तो A इक्वल टू क्या होगा, K1 आर स्क्वायर होगा। A इक्वल टू क्या होगा, K1 आर स्क्वायर होगा। तो हम A के बदले पुट कर सकते हैं K1 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो A के बदले हम पुट कर सकते हैं K1 आर स्क्वायर, तो हम पुट कर देते हैं K1 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा K रूट ओवर K3 K2, और A1 के अंदर क्या पुट करेंगे, K1 आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, K रूट ओवर K3 K2 और K1 का पावर 3/2, और R का पावर क्या होगा, 3 होगा। R का पावर क्या होगा, 3 होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे जितना भी K है सबका सब कांस्टेंट है, तो सब मिलके नया कांस्टेंट बनेगा, K डैश बन जाएगा। तो सारा मिलके नया कांस्टेंट K डैश बन जाएगा, ये हो जाएगा K डैश, और R का पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होगा, उसको आप क्या लिख सकते हो, K डैश R का पावर 3, यानी इस रिएक्शन का जो ऑर्डर कितना हो, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। तो आपको जब भी कोई कॉम्प्लेक्सेशन दिया रहेगा, तो इस तरह से आपको उसको एक्सप्रेस करना होता है। पहले अपना आरडी स्टेप चूज करोगे, उसके लिए रेट लॉ लिख दोगे, और फिर जो इंटरमीडिएट होगा उसको आपको रेटिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो जब करते जाओ तो अपने आप आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आपका जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा K डैश R का पावर 3 हो जाएगा, K डैश R का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों लोग? नो सर। हाँ सर। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, इसको एक बार रिकैप करो फटाफट तुरंत।
समय आएगा आप लोग यहाँ तक, चलो यस सर। ठीक है। Yes. चलो आप लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अल्टीमेटली आपसे पूछेगा कि इस रिलेशन का रेट लॉ क्या होता है, अल्टीमेटली रेट लॉ ये वाला होने वाला, लास्ट वाला, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, इस रिलेशन का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि शुरू में रिलेशन क्या था, आर से पी था, तो आर से पी था, इसमें कोफिशिएंट क्या 1 है, लेकिन आपको फाइनली जब एक्सप्रेस करें तो पावर क्या, पावर 3 आ जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है उसमें जो कोफिशिएंट होता है पावर में, उसका पावर कुछ अलग हो सकता है या अलग नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा पूरे प्रोसेस पे। तो आपको इस तरह से सोच के आपको आना है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसी का आपको इसी प्रोसेस का आपको हम फास्ट प्रोसेस बताते हैं। आप लोग 1 मिनट वेट करना, ठीक है। तो ध्यान देना, इसी रेशो को हम फास्ट तरीके से हमको सॉल्व करें, ध्यान देना कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम डिसाइड करेंगे आरडीएस कौन सा है, ये मेरा आरडीएस है, तो आरडीएस के लिए हम रेट लिख देंगे, रेट इक्वल टू क्या होगा, के इंटू सी हो जाएगा। अब ध्यान देना, जो बाकी स्टेप होता है उसमें तो उस पर कैसे करना है, तो हमेशा याद रखना कि ये जो एरो है इसको आप इक्वल टू लिख सकते हो, इसको आप इक्वल टू लिख सकते हो, ठीक है। तो आर इक्वल टू ए लिख सकते हो और जो कोफिशिएंट होगा पावर में जाएगा। तो आप इक्वेशन को यूज करोगे तो ध्यान देना, जैसे पहला इक्वेशन को यूज करो तो आप लिख दिए आर इक्वल टू ए, और आर का पावर क्या होगा, उसका कोफिशिएंट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए इस कांस्टेंट को हटा सकते हो, आप कांस्टेंट को हटा दो क्योंकि कांस्टेंट का आपको यूज तो करना है नहीं अभी, तो के को हटा, के1 को हटा दो, तो आप सिंपली क्या लिखना, क्योंकि आपको आर का पावर पता करना है ना, तो के का कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, जो आपका जो ए एरो है इसको आप इक्वल टू लिख सकते हो, जो रिएक्शन का एरो है आपको इक्वल टू लिख दो, तो आर इक्वल टू ए होगा, और जो आर का जो कोफिशिएंट 2 है वो पावर में आएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए लिख सकते हैं। अगर यही चीज हम सेकंड इक्वेशन में बात करें तो सेकंड इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, तो बी और ए में क्या होता है, बी इक्वल टू, तो बी इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी के को हटा दो, यहाँ पे भी के को हटा दो, ठीक है। के को जरूरत नहीं है क्योंकि बस आपको आर का पावर जानना है, तो के को लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं कि बी इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे इस लाइन को हम इक्वल टू से रिप्लेस कर सकते हैं, तो बी इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर होगा, क्योंकि सी का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पे आपके पास तीन पॉइंट आ गया, क्या हो गया, आर स्क्वायर, तो ये सिंपली हो गया आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर इक्वल टू बी, और बी इंटू ए इक्वल टू सी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब पुट कर, तो सी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो सी इक्वल, चूंकि सी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी है, के को हटा दे, के को जरूरत नहीं है, तो पता होना चाहिए कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी है, तो सी इक्वल टू क्या होगा, तो रूट ए होगा, रूट बी होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, बी के बदले पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर, बी के बदले पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर, तो इसमें बी के बदले ए स्क्वायर पुट कर, तो यहाँ पे रूट ए प्लस रहेगा और यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, आप ए को ले सकते हो आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे अल्टीमेटली ए का पावर क्या था, 3/2 था, उसको उसे पुट करो, ए के बदले आर स्क्वायर पुट करो, तो आर का स्क्वायर का पावर 3/2 कितना होगा, 2 कैंसिल, तो क्या होगा, आर का पावर 3 हो जाएगा। तो आपका रेट लॉ होगा, तो रेट लॉ इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट के डैश, आर का पावर क्या होगा, 3 होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो, बात समझ में आया आप लोग को या नहीं, Yes, sir. ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस बेटर लग रहा है, पहला वाला कि सेकंड वाला, सेकंड वाला। Second वाला. सेकंड ठीक लग रहा है। तो फटाफट, अगर आपको के का रिलेशन, अगर आपसे पूछेगा, आपको के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको पावर पता करना है कि आर का पावर क्या होगा, तो आप सेकंड प्रोसेस को लेके जाओ तो जल्दी बहुत फास्ट बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर के1 के2 के3 का भी पावर से पूछा जाएगा तो आपको पहले वाले तरीके से जाना पड़ेगा, लेकिन अगर के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है तो डायरेक्टली फटाफट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें अल्टीमेटली इस रिलेशन का ऑर्डर क्या होगा, 3 हो गया। अब इसको और आपको समझ में आ चुका है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे बस ये दिखाया गया था कि ऑर्डर जो होता है, अगर कॉम्प्लेक्स रिलेशन का बात करें, अगर हम कॉम्प्लेक्स रिलेशन का बात कर रहे हैं तो ऑर्डर मे और मे नॉट भी इक्वल टू कोफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें रिलेशन क्या था, आर से पी था, आर से पी में कोफिशिएंट चूंकि 1 था, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली ऑर्डर कितना 3 आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशन का जो ऑर्डर होता है वो आपके कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता, नहीं हो सकता है, ठीक है।
एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर आपके कोफिशिएंट के बराबर होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर आपके कोफिशिएंट के बराबर होता है। अब ध्यान देना, इतना समझ चुका है तो आप एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे फास्ट। इसके रेट लॉ को एक्सप्रेस करो आप, इसके रेट लॉ को एक्सप्रेस करो फास्ट। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है? यहाँ पर रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्टेंट है, तो आपको रेट लॉ ए एंड बी के टर्म में चाहिए मेरे को। यहाँ पे बाकी जो है, बाकी इंटरमीडिएट है, यहाँ पे ए और बी क्या है? आपका रिएक्टेंट है। आपके रेट को ए और बी के टर्म में एक्सप्रेस करो फास्ट। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपका आरडी स्टेप है, आपका आरडी स्टेप है, तो रेट जो लिखेंगे तो रेट इक्वल टू क्या होगा? तो डी और ए हो जाएगा। अब हमको इसको ए और बी के टर्म में लाना है, तो देखो ना इससे आप क्या लिख सकते हो? तो सी, इससे हम लिख सकते हैं सी इंटू बी इक्वल टू डी स्क्वायर हो सकता है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। तो डी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? तो डी के बदले हम लिख सकते हैं रूट सी रूट बी, और यहाँ पे रूट ए, और यहाँ पे ए और डी है आपके पास। अब मेरे को देखो ए और बी आपका रिएक्टेंट है, हमको सी को रिप्लेस करना है, तो सी के बदले हम क्या सकते हैं? तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, तो सी के बदले क्या पुट करेंगे? रूट ए इंटू रूट बी। तो रूट के अंदर रूट ए रहेगा एंड रूट बी रहेगा, और ए के बाहर है, तो इसका मतलब क्या है? ए का पावर 1/4, ठीक है, और एक रूट बी बाहर था, एक रूट बी भी बाहर था, तो बी का पावर 1/4, और एक बी का पावर हाफ है, और एक ए का पावर 1 है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे ए का पावर हो जाएगा 5/4 और बी का पावर हो जाएगा आपका 3/4। ये हो जाएगा आपका रेट लॉ। अब ओवर, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5/4, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/4, और आपका टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो टोटल ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। 5/4 प्लस 3/4 का सम कर ले, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलो नो सर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे।